नमस्कार। सुबह 9 बजे की तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। आइए एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में 9 तालिबानी ढेर, 1 गिरफ्तार। विधि आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल अमल से सरकार का इनकार। कानून मंत्री ने कहा वकीलों से राय मशवरे के बाद होगा फैसला। प्रस्तावित हड़ताल टली। योगी सरकार का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच कराने का फैसला। भूमि अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। नए डीजीपी बने सुलखान सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां पूरी। सभी 272 सीटों पर मतदान कल। 13,000 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। समुद्र से सतह पर मार करने में सक्षम। लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। अफगानिस्तान के मज़ार शरीफ के आर्मी कैंप पर आतंकी हमले में 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई है, जबकि कई लोगों के जख्मी होने की खबर है। यह हमला उस वक्त किया गया जब सैनिक नमाज अदा करके बाहर निकल रहे थे। सेना प्रवक्ता के मुताबिक 2 सैन्य वाहनों में 10 तालिबानी हमलावर अफगान सेना की वर्दी में आए थे। जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी मारे गए, जबकि 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। तालिबान ने एक बयान जारी करके सैन्य शिविर पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। यह अड्डा अफगानी सेना की 209वीं टुकड़ी का मुख्यालय भी है, जिसके क्षेत्र में कुंदूज प्रांत समेत पूरा उत्तरी अफगानिस्तान आता है। कुंदूज वही प्रांत है जहां आतंकवादियों के खिलाफ भीषण अभियान जारी है। अफगानिस्तान में 13 अप्रैल को अमेरिका बमबारी के बाद यह सबसे बड़ा आतंकी हमला है। अमेरिका ने पाकिस्तान की सीमा से सटे अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत में सबसे बड़ा गैर परमाणु बम गिराया था। अमेरिका ने यह कार्रवाई आईएस की सुरंगों और आतंकियों को निशाना बनाकर की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बम हमले को सफल सैन्य अभियान बताया था। इससे पहले अफगानिस्तान में सेना को मार्च में निशाना बनाया गया था, जिसमें 50 लोगों की मौत हुई थी। सरकार विधि आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लेगी। एडवोकेट एक्ट में संशोधन का विरोध कर रहे वकीलों को सरकार ने यह भरोसा दिलाया है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सरकार वकीलों से चर्चा किए बगैर इस मामले में कुछ भी नहीं करेगी। कानून मंत्री की ओर से भरोसा दिए जाने के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और दूसरे बार एसोसिएशनों ने विरोध कार्यक्रम वापस ले लिए हैं। विधि आयोग ने एडवोकेट एक्ट में कई संशोधनों की सिफारिश की है, जिसमें वकीलों का लाइसेंस रद्द करने और मुवक्किल को मुआवजा देने तक के प्रावधान प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ते हुए अखिलेश सरकार की चर्चित आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे परियोजना की जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने 11,500 करोड़ रुपए की इस परियोजना में कथित अनियमितताओं की जांच कराने का फैसला लिया है। जांच के दायरे में एक्सप्रेसवे के किनारे बसे करीब 230 गांव आएंगे। आरोप यह भी है कि कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कृषि वाली जमीन को रिहायशी जमीन की श्रेणी में दिखाया गया है, ताकि सरकार से ज्यादा मुआवजा मिल सके। एक जांच में एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण, निर्माण गुणवत्ता, निर्माण के लिए टेंडर दिए जाने और मुआवजे की अदायगी और भूमि खरीदारी की लागत जैसी अनियमितताएं शामिल हैं। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के नवनियुक्त अध्यक्ष अवनीश अवस्थी ने परियोजना से जुड़े सभी 10 जिला मजिस्ट्रेटों को पत्र लिखा है, जिसमें उनसे परियोजना की बकाया रकम सरकार को तुरंत वापस करने के लिए कहा गया है। योगी सरकार को भूमि की खरीद और भूमि मुआवजे की अदायगी के सिलसिले में बहुत सी शिकायतें मिली हैं, जिसके बाद यह फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश सरकार की दूसरी योजनाओं की भी जांच करवा रहे हैं। इनमें समाजवादी पेंशन योजना, गोमती रिवर फ्रंट परियोजना, स्मार्टफोन योजना और साइकिल ट्रैक परियोजनाएं भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने यश भारती पुरस्कार की जांच के भी आदेश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पुलिस और प्रशासन में बड़ा फेरबदल करते हुए 12 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है। योगी सरकार ने सूबे के नए पुलिस महानिदेशक के तौर पर सुलखान सिंह के नाम पर मुहर लगाई है। 1980 बैच के आईपीएस अफसर सुलखान सिंह जावेद अहमद की जगह लेंगे। जावेद अहमद को डीजी पीएससी बनाया गया है। वहीं दलजीत चौधरी की जगह आदित्य मिश्रा को नया एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बनाया गया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस एक बहुत ही सक्षम पुलिस बल है। इस पुलिस बल ने पूरे देश में पुलिस को नेतृत्व दिया है। इसकी मिसाल पूरे देश में दी जाती है। ये पुलिस बल ठीक से मोटिवेट रहेगा तो बहुत अच्छा काम करेगा और शासन की अपेक्षाओं पर ये पुलिस बल खरा उतरेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कानून व्यवस्था ठीक मेंटेन रहेगी। कश्मीर के ताज़ा हालात को लेकर कल जम्मू में बीजेपी और पीडीपी नेताओं की बैठक हुई। इसमें मौजूदा हालात की समीक्षा की गई। बीजेपी और पीडीपी नेताओं के बयान से गठबंधन में मतभेद की खबरों से भी बैठक को अहम माना जा रहा है। उधर दूसरे राज्यों में कश्मीर छात्रों से मारपीट के मामले में केंद्र सरकार ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लोगों को आत्मचिंतन की सलाह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के लोगों को आत्मचिंतन करने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि सेना कश्मीर में आपदा आने पर लोगों की जान बचाती है और लोग उनके लिए तालियां बजाते हैं, लेकिन बाद में जवानों पर पत्थर बरसते हैं। कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है और जब फौज के लोग किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं तो वही लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं, भले बाद में पत्थर मारते हों। इधर राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में कश्मीर के छात्रों के साथ मारपीट और उत्तर प्रदेश में कश्मीरी छात्रों के बहिष्कार के पोस्टर को लेकर केंद्र ने राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यों को कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। हमारे कश्मीर के कुछ नवयुवकों के साथ किसी ने बदसलूकी की है। मैं सभी मुख्यमंत्रियों से मैं अपील करता हूं कि यह सुनिश्चित करें कि किसी भी कश्मीरी नवयुवक के साथ कोई बदसलूकी देश के किसी भी हिस्से में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वह भी भारत के एक सम्मानित नागरिक हैं। कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी में बढ़ते मतभेद के बीच शुक्रवार को जम्मू में दोनों पार्टियों के बंद दरवाजे के पीछे बैठक हुई। इसमें बीजेपी नेता राम माधव, अविनाश राय खन्ना और पीडीपी नेता हसीब दरबू शामिल हुए। बाद में बैठक में जम्मू कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद भी शामिल हुए। बीजेपी का कहना है कि इसमें कश्मीर के हालात और अमित शाह के कश्मीर दौरे पर चर्चा हुई। बीजेपी नेता और जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री चंद्र प्रकाश गंगा के बयान से पीडीपी और बीजेपी में दूरियां दिखने लगी हैं। दोनों एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इधर कश्मीर घाटी में चौथे दिन भी शिक्षण संस्थान बंद रहे। पिछले हफ्ते पुलवामा के डिग्री कॉलेज के छात्रों पर सुरक्षा बलों की कार्रवाई के विरोध में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अधिकारियों से बिना देरी किए जल्द फैसले लेने को कहा है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ही अधिकारियों को टीम की तरह काम करना चाहिए। उन्होंने जनता के हित में फैसले लेने की बात भी कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल सर्विस डे के मौके पर अधिकारियों को एक टीम की तरह काम करने की सीख दी। उन्होंने कहा कि सरकार कई तरह के सुधारों को अंजाम दे रही है क्योंकि एनडीए सरकार के पास राजनीतिक इच्छा शक्ति है। राजनीतिक इच्छा शक्ति निर्भर करती है रिफॉर्म के लिए, लेकिन आपकी कर्तृत्व शक्ति निर्भर करती है परफॉर्म के लिए। प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि वो बिना किसी भय के फैसला लें। उन्होंने कहा कि अधिकारियों के फैसला लेने से ही देश में बदलाव आ सकता है। ये सोचने की जरूरत नहीं है कि कोई निर्णय जल्दी करता है तो कोई बुरे का इरादे से करता है। ऐसे आरोप लगाने वालों ने अभी तक कोई आरोप पुरवार नहीं हुए हैं। सत्य निष्ठा से, ईमानदारी से जन सामान्य के हित में किया है तो दुनिया की कोई ताकत आपको बुरा नहीं ठहरा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि फैसला लेने से पहले उसके नतीजे के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वो जनता की समस्याएं सुलझाने के लिए नए विचारों का प्रयोग करें। इस मौके पर बेहतरीन अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से कल मुलाकात की। माना जा रहा है कि ये मुलाकात राष्ट्रपति पद के लिए साझा उम्मीदवार तय करने को लेकर हुई है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सीपीएम इस मामले पर एनसीपी नेता शरद पवार और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद के साथ अनौपचारिक चर्चा कर चुकी है। इससे पहले गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसमें राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार खड़ा करने के बारे में चर्चा की गई थी। वहीं ममता बनर्जी ने भी भुवनेश्वर में गुरुवार को राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मुलाकात की थी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल इसी साल जुलाई में खत्म हो रहा है।
कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से आगामी गुजरात, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने दिल्ली में कल पार्टी के युवा और वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात के दौरान ये बात कही। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी को सत्ता में वापस लाने के लिए कड़ा संघर्ष करने की भी अपील की। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लाल बत्ती हटाने के आदेश के बाद अब वीआईपी कल्चर खत्म करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। बेहतर पुलिस प्रशासन को लेकर अमरिंदर सिंह ने अब अपने समेत सूबे के दूसरे नेताओं और सरकार के कई आला अफसरों की सुरक्षा में तैनात करीब 2000 कर्मचारी कम कर दिए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई सुरक्षा समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के दोनों धड़ों में सुलह की कोशिशें तेज हो गई हैं। दोनों गुटों ने बातचीत के लिए समितियां बना दी हैं। इधर दोनों गुटों की अपील पर चुनाव आयोग ने पार्टी के चुनाव चिन्ह को 16 जून तक जब्त रखने का फैसला किया है। एआईएडीएमके के दोनों गुटों में विलय के आसार बढ़ गए हैं। सुलह पर चर्चा के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने एक समिति का गठन किया है। इस समिति की अध्यक्षता राज्यसभा के सांसद आर वैथियालिंगम कर रहे हैं। इधर ओ पनीरसेल्वम गुट ने भी बातचीत के लिए कमेटी बनाने का फैसला किया है। Mr. OPS has decided to appoint a committee to carry out the negotiations for reintegration of the party, and the list of people who are participating in this committee will be announced very soon. एआईएडीएमके के अम्मा गुट ने शुक्रवार को बैठक कर पनीरसेल्वम गुट की शर्तों पर चर्चा की। शुक्रवार को पनीरसेल्वम गुट ने विलय के लिए शर्त रखी है कि शशिकला को पार्टी महासचिव और टीटीवी दिनाकरण को पार्टी में पद से हटाया जाए, चुनाव आयोग में दिए हलफनामे वापस लिए जाएं और जयललिता की मौत की सीबीआई जांच कराई जाए। इधर चुनाव आयोग ने एआईएडीएमके के 2 पत्ती वाले निशान को फिलहाल 16 जून तक जब्त रखने का फैसला किया है। आयोग ने ये कदम दोनों गुटों की ओर से अपने समर्थन में दस्तावेज जमा करने के लिए और समय मांगे जाने पर उठाया है। जयललिता के निधन के बाद शशिकला की एआईएडीएमके की कमान संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दोनों गुट पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। खबरें जारी हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं भी भारत का ये सफर लेकर आजकल हम नागालैंड में हैं और आज हम बात करेंगे कोन्याक आदिवासियों की। कोन्याक आदिवासियों को दुनिया हेड हंटर्स के नाम से जानती है। हम जानने की कोशिश करेंगे उस पृष्ठभूमि को, उस इतिहास को, और साथ ही साथ समझने की कोशिश करेंगे कोन्याक आदिवासी समाज की बनावट को, उनके रीति रिवाजों को। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए कल होने वाले मतदान को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इससे पहले शुक्रवार शाम प्रचार का काम पूरा हो गया। कल सभी 272 सीटों पर मतदान होना है। निर्वाचन आयोग ने इसके लिए सभी 13,000 बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। इस बीच सभी पार्टियां बहुमत का दावा कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए प्रचार शुक्रवार शाम थम गया है। आखिरी दिन कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत लगाई। तीनों ही पार्टियां जीत का दावा कर रही हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं। अगर आप बीजेपी को वोट देते हो और कल को आपके घर में आपके बच्चे को डेंगू हो जाए, अगर आपके बच्चे को चिकनगुनिया हो जाए, तो ये सोच लेना फिर आप जिम्मेदार हो अपने बच्चे के डेंगू के लिए। कांग्रेस और बीजेपी इसे चुनाव से पहले केजरीवाल की बौखलाहट बता रही है। मच्छर के दिमाग वाला व्यक्ति इस तरीके की बात कर सकता है, क्योंकि 524 करोड़ का बजट इनके हाथ में था और इनको एडवर्टाइजिंग करनी थी डेंगू के मच्छरों से दिल्ली को बचाने के लिए कि पानी जमा ना होने दें, कूड़ा इकट्ठा ना होने दें, साफ पानी को यहाँ व्यवस्थित करें वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ इन्होंने अरविंद केजरीवाल और अपनी आम आदमी पार्टी की तस्वीरें जो हैं वो लगाकर इन्होंने वो पैसा खर्च किया। तो कांग्रेस पार्टी खास तौर के ऊपर रजौरी गार्डन के बाई इलेक्शंस के बाद में जिस तेजी से उभरी है, 9% से हम 33% वोट पे जो पहुंचे हैं,
कहीं ना कहीं के ऊपर कांग्रेस पार्टी खतरे की घंटी भारतीय जनता पार्टी और केजरीवाल दोनों के लिए बन करके उभरी है। उधर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी नगर निगम चुनाव में वीवीपैट के इस्तेमाल से जुड़ी याचिका खारिज कर दी। आम आदमी पार्टी की अपील पर हाई कोर्ट ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया के बीच ऐसा आदेश देना मुमकिन नहीं है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार से पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने को लेकर सवाल पूछा। सरकार की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि लोग ऐसे पैन कार्ड की जानकारी दे रहे थे जिन्हें फर्जी दस्तावेजों के जरिए बनवाया गया है। इसके अलावा ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें एक व्यक्ति के पास कई पैन कार्ड थे। इनका इस्तेमाल फर्जी कंपनियों को धन हस्तांतरण के लिए किया जा रहा था। अटॉर्नी जनरल के जवाब पर कोर्ट ने सवाल किया कि क्या इसका उपाय ये है कि आपके पास पैन बनवाने के लिए आधार होना ही चाहिए। पैन कार्ड के लिए आधार को अनिवार्य बनाने के सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिका पर कोर्ट 25 अप्रैल को सुनवाई करेगा। आम बजट के वित्त विधेयक में कर प्रावधानों में संशोधन के जरिए सरकार ने आयकर रिटर्न और पैन के लिए आधार को अनिवार्य बना दिया है। होटल और रेस्टोरेंट में खानपान के बाद अब आपको सर्विस चार्ज देना स्वैच्छिक है। खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि इसके लिए दिशा निर्देशों को मंजूरी मिल गई है और इन्हें जल्द ही राज्यों को भेज दिया जाएगा। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज जबरन वसूलता है तो उपभोक्ता शिकायत कर सकता है। बिल में सर्विस चार्ज का कॉलम खाली होगा। होटल ये तय नहीं कर सकते कि कितना सर्विस चार्ज लगाया जाएगा। दरअसल इस बारे में उपभोक्ता मंत्रालय को कई शिकायतें मिली थी। इसमें होटलों और रेस्टोरेंट की ओर से टिप के नाम पर 5 से 20% तक रकम वसूलने की बात कही गई थी। सर्विस चार्ज नाम का कोई चीज नहीं है, टिप्स नाम का है। तो जिसको टिप्स देना होगा बैरा को क्या कहते हैं कि दे देगा, जिसको नहीं देना होगा नहीं देगा। इसी के लिए हम लोगों ने भेजा था और वो इसको आज हम लोग जो गाइडलाइन जारी कर दिया है। भारत ने युद्धपोत से जमीन पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का कल सफल परीक्षण किया है। इसके साथ ही नौसेना को समुद्र से दुश्मन के इलाके में अंदर तक मार करने की क्षमता हासिल हो गई है। नौसेना ने कल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का परीक्षण करके एक और कामयाबी हासिल की। मिसाइल ने जमीन पर अपने तय लक्ष्य पर अचूक निशाना साधा। समुद्र से जमीन पर हमला करने में सक्षम लंबी दूरी के इस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण INS तेग से किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल को भारत और रूस ने संयुक्त रूप से विकसित किया है और इसका पोतनाशक संस्करण पहले ही नौसेना में शामिल हो चुका है। शुक्रवार को सुपरसोनिक लैंड क्रूज मिसाइल के सफल परीक्षण के साथ भारत चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल हो गया है। भारत से पहले सिर्फ अमेरिका, रूस, चीन और ब्रिटेन के पास ही समुद्र से जमीन पर मार करने की लैंड क्रूज सुपरसोनिक मिसाइल क्षमता रही है। मध्य प्रदेश को लगातार 5वीं बार भारत सरकार का प्रतिष्ठित कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। ये पुरस्कार साल 2015-16 के लिए गेहूं उत्पादन की श्रेणी में मिला है। इनाम के रूप में राज्य को 2 करोड़ रुपए और ट्रॉफी दी जाएगी। राज्य में गेहूं उत्पादन में 2014-15 के मुकाबले 2015-16 में 7.64% की बढ़ोतरी हुई है। साल 2014-15 में गेहूं उत्पादन 171.03 लाख टन था, जो 2015-16 में बढ़कर 184.10 लाख टन हो गया है। वहीं प्रदेश के 2 सर्वश्रेष्ठ गेहूं उत्पादक किसानों में से एक पुरुष किसान और एक महिला किसान को भी पुरस्कार के रूप में 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। H-1B वीजा पर भारत ने कड़ा रुख अपना लिया है। भारत ने कहा कि अगर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देशों ने अपना नया रुख नहीं बदला तो वो इस मामले को WTO में ले जाएगा। भारत का कहना है कि यह मामला इन देशों में बसने या शरणार्थी बनकर जाने का नहीं, ये सेवाओं के व्यापार का मामला है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वॉशिंगटन में अमेरिकी वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस से मुलाकात में H-1B वीजा का मसला उठाया। वित्त मंत्री ने कहा कि H-1B वीजा पर रोक लगाने से अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। भारत के कुशल पेशेवरों ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में बड़ा योगदान दिया है। वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत दे चुकी हैं कि अगर अमेरिका ने भारत की बात नहीं मानी तो मामला WTO में जाएगा। Examples of United States, UK, Australia, and very quickly New Zealand and so on. Countries now very clearly racing protectionist walls as regards service trade. It is time that we have a global framework on moderating. I wouldn't want to use the word regulating, moderating, giving a framework within which trade and services can happen.
विदेश मंत्रालय ने भी संकेत दिया है कि भारत में भी अमेरिकी कंपनियों से वैसा ही व्यवहार हो सकता है जैसा अमेरिका में भारत की कंपनियों या पेशेवरों के साथ होगा। No, it is not an immigration issue as we have said earlier. It's basically a trade and services issue. There is mutuality of interest is involved over here. There are Indian companies, Indian workers in United States. There are also United States companies in India. विदेश मंत्रालय ने कहा कि वीजा पर रोक लगाने या नियंत्रित करने वाले सभी देशों से बात चल रही है। सरकार घरेलू कंपनियों से भी बात कर व्यवहारिक पहलुओं का समाधान निकाल रही है। I can assure you that the implications of the changes that will come about in the visa regimes will be part of our conversations on these matters with the concerned countries. भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका सबसे बड़ा बाजार है। उनका 60% राजस्व वहीं से आता है। सबसे ज्यादा H-1B वीजा भारतीय पेशेवरों को मिलते हैं। इसलिए भारतीय कंपनियां नियमों में बदलाव को लेकर चिंतित हैं। अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड, ये सारे अभी तक सरकारी आदेश हैं और इन्हें कानून में बदलना पड़ेगा और इसमें कुछ समय लगेगा। भारत के पास वो समय है ताकि वे उन सरकारों को और उनके सांसदों को समझा सकें कि इनके परिणाम क्या होंगे और इसके अलावा भारत को अपने यहाँ भी ऐसे उपाय करने होंगे ताकि उन देशों को समझ में आए कि भारत भी इसका जवाब दे सकता है। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन नारायण के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। भारत दौरे पर आई यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख फेडरिका मोघेरिनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। उन्होंने प्रधानमंत्री को यूरोपियन यूनियन के ताज़ा हालात से अवगत कराया और यूरोपीय यूनियन में भारत के लिए अवसरों की चर्चा की। यूरोपीय यूनियन के उच्च प्रतिनिधि ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। बाद में विदेश राज्य मंत्री के साथ उनकी प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। बात मौसम की। उत्तर भारत समेत देश के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कई जगहों पर पारा 40 डिग्री के पार पहुंच चुका है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और महाराष्ट्र में पारा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शिमला में हल्की बारिश से राज्य में मौसम सुहाना हुआ है। गर्मी और लू के थपेड़ों ने उत्तर भारत की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के पार चला गया है। राजस्थान में लू के थपेड़ों से सामान्य जनजीवन पर असर पड़ा है। पिलानी में पारा 44.6 डिग्री तक पहुंच गया है। वहीं श्रीगंगानगर और कोटा में भी पारा 44.3 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री तक दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान 28.9 डिग्री दर्ज हुआ, जो पिछले 6 साल में अब तक सबसे ज्यादा है। लोगों के पास ऐसी मजबूरी आ गई है कि घर से निकलने की इच्छा नहीं करती है लोगों की, और ये तो अभी अप्रैल है और मई में क्या हाल होगा तो ये तो भगवान ही जाने क्या होगा। इधर महाराष्ट्र के विदर्भ में कई हिस्सों में लू का प्रकोप जारी है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ के कई इलाकों में तापमान 40 डिग्री के ऊपर रहा। विदर्भ के चंद्रपुर शहर में सबसे ज्यादा 45.2 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। वहीं तेलंगाना में लू से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ में लू का प्रकोप जारी रहेगा। पंजाब और हरियाणा में भी गर्मी से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लग रहा है मानो पूरा आगे ऊपर से नीचे हम लोग दे रहे हैं, और ऐसा मौसम हम लोग शायद पहले ही बार देख रहे हैं। और यहाँ पर आते आते पूरा हम लोग का शर्ट टी शर्ट सब पूरा भीग जा रहा है और आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रहा है। वहीं शिमला में हल्की बारिश से लोगों ने राहत की सांस ली है। यहाँ मौसम सुहावना हो गया है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में 21 से 26 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की संभावना जताई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बात खेलों की। भारत के रोहन बोपन्ना और उरुग्वे के उनके जोड़ीदार पाब्लो क्यूवास मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने पुरुष युगल वर्ग के प्री क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के रॉबिन क्लासन और अमेरिका के राजीव राम की 5वीं वरीय जोड़ी को 6-7, 6-4, 10-6 से हरा दिया। क्वार्टर फाइनल में बोपन्ना और पाब्लो की जोड़ी का सामना फिनलैंड के हेनरी कोंटिनेन और ऑस्ट्रेलिया के जॉन पियर्स की शीर्ष वरीय जोड़ी से हो सकता है। बोपन्ना और पाब्लो की जोड़ी का ये एक साथ 5वां टूर्नामेंट है। दुनिया भर में आज वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। वर्ल्ड अर्थ डे की शुरुआत 22 अप्रैल 1970 से हुई, जिसका लक्ष्य पृथ्वी पर मौजूद पेड़ पौधों और जीव जंतुओं को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना था।
इस मौके पर देश भर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। स्कूलों में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे बच्चों में बिगड़ते प्राकृतिक संतुलन को लेकर उन्हें जागरूक किया जा सके। और बात खास शख्सियत की। भारतीय सिनेमा जगत में बी.आर. चोपड़ा को एक ऐसे फिल्मकार के रूप में याद किया जाता है जिन्होंने बॉलीवुड में पारिवारिक और सामाजिक फिल्मों की दिशा तय की। शुरुआती दौर में कई बार उन्हें असफलता का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिल्म नया दौर में उन्होंने आधुनिक युग और ग्रामीण संस्कृति के बीच टकराव को रुपहले पर्दे पर पेश किया। यहीं से शुरुआत हुई उनके प्रोडक्शन हाउस बी.आर. फिल्म्स की। बी.आर. फिल्म्स ने कई शानदार फिल्मों का निर्माण किया, लेकिन दूरदर्शन पर प्रसारित महाभारत के बाद वो घर घर पहचाने जाने लगे। 2001 में उन्हें कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। आइए याद करते हैं बलदेव राज चोपड़ा को उनके जन्मदिन पर। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले। मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार, दिल कहे दिलदार मिला, हम कहे हमें प्यार मिला, प्यार मिला हमें यार मिला, एक नया संसार मिला। उड़े जब जब जुल्फे तेरी, उड़े जब जब जुल्फे तेरी, कंवरियों का दिल मचले, कंवरियों का दिल मचले जिंद मेरी। वो जब ऐसे चिकने चेहरे, वो जब ऐसे चिकने चेहरे, तो कैसे ना नजर फिसले, तो कैसे ना नजर फिसले जिंद मेरी। और अब आखिर में हेडलाइंस। अफगानिस्तान में मज़ार शरीफ के आर्मी कैंप पर आतंकी हमला, 50 से ज्यादा सैनिकों की मौत। जवाबी कार्रवाई में 9 तालिबानी ढेर, 1 गिरफ्तार। विधि आयोग की सिफारिशों पर फिलहाल अमल से सरकार का इनकार। कानून मंत्री ने कहा वकीलों से राय मशवरे के बाद होगा फैसला। प्रस्तावित हड़ताल टली। योगी सरकार का आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे की जांच कराने का फैसला। भूमि अधिग्रहण, टेंडर प्रक्रिया और निर्माण में गड़बड़ी का आरोप। नए डीजीपी बने सुलखान सिंह। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारियां पूरी। सभी 272 सीटों पर मतदान कल। 13,000 बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण। समुद्र से सतह पर मार करने में सक्षम। लक्ष्य पर साधा सटीक निशाना। और इसी के साथ फिलहाल सुबह 9 बजे की खबरों में मेरे साथ इतना ही। आगे आप देख सकते हैं देश देशांतर। नमस्कार।